Don't forget to subscribe the channel to never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम शास्त्रा। तो जैसे आप मुझे पता है वेट कर रहे थे लेक्चर नंबर 8 के लिए ऑफ सॉल्यूशंस, तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में चला जाता है यार। सोचो, इंसान तो डिप्रेशन में जा रहा था तब तक ठीक था, अभी कुछ फ्रीजिंग पॉइंट जैसी चीज़ भी डिप्रेशन में जा रही है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेस्ड ऑन द योर न्यू सिलेबस विच हैज़ बीन रिसेंटली अपडेटेड। सो लेट्स बिगिन विद द फ्रेंड्स द कंसेप्ट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट में फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जानने से पहले हम लोग बोलते हैं ना कि इंसान कोई डिप्रेशन में चला गया, तो यार वो डिप्रेशन में गया नहीं गया वो तुम्हें कैसे पता चलेगा? पहले वो बंदा क्या है वो तुम्हें पता होगा, राइट? नाउ दिस इज समथिंग विच आई ऑलवेज टेल दिस टू माई स्टूडेंट्स। कभी भी चीज़ों को है ना सिंप्लीफाई करके पढ़ने की कोशिश करो। तुम्हें पता, अगर तुम लोग मुझे कभी मिलने आओगे और बोलोगे कि यार सर आप डिप्रेशन में लग रहे हो, तुम्हें कब पता रहेगा? तब जब यू नो दैट आई हैव सम स्टैंडर्ड बिहेवियर एंड आई एम डेविएटिंग फ्रॉम दैट स्टैंडर्ड बिहेवियर, राइट? सो ऑब्वियसली यू शुड हैव समथिंग टू कंपेयर विथ। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जानने से पहले भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, दैट्स समथिंग दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड। अगर मेरे को फ्रीजिंग पॉइंट ही क्या होता है वो नहीं पता, तो साला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या घंटा समझेगा? नहीं समझने वाला तुमको। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे ग्लास देखिए, खुश मत हो जाना, आइस क्यूब्स दिख रहे हैं मस्त और ऊपर से कुछ तो ड्रिंक गिर रहा है। दिस इज अ सिंपल स्टफ। तुम लोग अभी तक छोटे बच्चे हो तो इट्स अ कोका कोला और मे बी इट कैन बी पेप्सी। ऑब्वियसली मेक श्योर दिस इज गोना बी द सॉफ्ट ड्रिंक। जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव इमेज रखा हुआ है सो एज टू अंडरस्टैंड। सिर्फ आइस रखता तो बोलते यार सिर्फ आइस क्या है, आइस क्यूब्स का मजा कब है जब ग्लास में हो, ठीक है, विद अ सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। तो ये आइस क्यूब्स है। सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द फ्रीजिंग हैपेंस, व्हाट एग्जैक्टली इज अ फ्रीजिंग पॉइंट। वो बचपन वाला डेफिनेशन छोड़ दो। व्हेन द क्या था वो, व्हेन द सब्सटेंस, व्हेन द लिक्विड फ्रीजेस, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड फ्रीजेस इज द फ्रीजिंग पॉइंट। वो हो गया। वो जब तक बच्चे थे तब तक वैसे डेफिनेशन अच्छा लगता है सुनने के लिए, बट नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोर साइंटिफिक डेफिनेशन। वो क्या बोलता है? द टेम्परेचर ऑब्वियसली एट विच, कौन सा टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ वॉट, ऑफ अ सॉलिड, ठीक है। ये कभी सुना नहीं होगा, ये कम, ये कुछ तो अलग लग रहा है सर। तो अभी तक तो हम लोगों ने लिक्विड का वेपर प्रेशर के बारे में बात किया, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जब बात करें तब लिक्विड के वेपर प्रेशर के बारे में हम लोगों ने बात किया। अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो टॉक्ट अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ अ वेपर इटसेल्फ। बट अभी तक कभी हम लोगों ने सॉलिड को भी वेपर प्रेशर होता है ये इसके बारे में कभी पता ही नहीं। बट एवरी सॉलिड हैज़ अ सर्टेन काइंड ऑफ वेपर प्रेशर। तो हर एक सॉलिड एक वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करता है, एक्सर्ट करता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इफ इट्स अ वोलेटाइल कंपोनेंट, ऑब्वियसली उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा। सो सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है, ये पहले एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। सो व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, बॉइलिंग में क्या बोला था? व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे when you are saying that something is undergoing freezing or something has achieved a freezing point is a temperature, वो कब फ्रीज होगा? जब उस सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है, किसका? वेपर प्रेशर ऑफ दैट सब्सटेंस इन द सॉलिड फॉर्म becomes equal to the vapor pressure of the same substance in the liquid form. So जब vapor pressure in the liquid form and vapor pressure in the solid form इक्वल बन जाएगा at that specific temperature, your that specific XYZ substance or ABC substance will what, will freeze at that temperature. That's a freezing point का definition. Now there are two things that you got to understand कि freezing point decreases with decrease in vapor pressure. vapor pressure जैसे decrease होगा वैसे freezing point decrease होगा। ये थोड़ा सा कैसे पता है क्या? विद रिस्पेक्ट टू बॉइलिंग पॉइंट हम लोग बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं। फॉर फ्रीजिंग पॉइंट के लिए थोड़ा इमेजिनेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज सॉलिड का वेपर प्रेशर कैसे दिखाने का, वो सवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैदा होता है दिमाग में। तो कुछ चीज़ें आपको एज्यूम करके चलनी पड़ेंगी। सोल्यूशन हैज़ अ लोअर वेपर प्रेशर दैन द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो सोल्यूशन जो रहता है उसका वेपर प्रेशर कम रहता है एज कम्पेयर टू योर प्योर सॉल्वेंट, हेंस फ्रीजेस एट अ लोअर टेम्परेचर, इसलिए वो लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज होता है। जानेंगे, सिर्फ अभी दो चीज़ें पढ़ लो, आगे देखेंगे मुझे एग्जैक्टली क्या बताना है। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन वहाँ पे क्या बोला था? पहले जो कंसेप्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला पढ़ा वहाँ पे एलिवेशन बोला था मैंने। एलिवेशन का मीनिंग आपको बोला था, एलिवेशन मीन समथिंग दैट गोज अप, ठीक है। सो वहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेसिंग, डिप्रेशन मतलब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो ये कंसेप्ट का डिफरेंस है। वहाँ पे क्या हो रहा था? जब तुम लोग प्योर सॉल्वेंट ले रहे थे और प्योर सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे थे तब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। in the case of a boiling point वाले concept में there was a elevation of boiling point, but in the case of freezing point when you are going to take a pure solvent और उसको आप solution में जब convert करोगे and if you are going to understand its freezing point तो freezing point इसका कम होता है, that's why it's called depression of freezing point, ठीक है। depression मतलब कम होना, ठीक है। so depression in freezing point is happening, ठीक है। so यहाँ पे पहले ग्राफ देख लेते then यहाँ पे समझेंगे कि ये डेल्टा टी एफ क्या है क्या नहीं है। सिंपल है,
अगर ये देख लोगे, डेरिवेशन देख लोगे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट का, तो कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पे सिर्फ बी के जगह पे एफ डालना और यहाँ पे ये आगे पीछे कहीं पे हो जाएगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। तो अपना ग्राफ क्या बोलता है देखो, सो यू हैव अ एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस पे क्या है मेरे पास, टेम्परेचर है, ऑन वाई एक्सिस आई हैव अ वेपर प्रेशर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, एज यू आर मूविंग फ्रॉम जीरो टू, ये यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यहाँ पे जीरो से ऊपर वेपर प्रेशर इंक्रीज होते जाएगा। देयर आर 3 ग्राफ्स दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, सो फोकस ऑन ईच वन। यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में बात करें, कौन सा, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द वेपर प्रेशर, we are talking about what, we are talking about the vapor pressure of a solid and we are also talking about the vapor pressure of a liquid. so इसलिए ग्राफ यहाँ पे 3 दिखेंगे, कौन से वाले, तो यहाँ पे एक सॉलिड सॉल्वेंट का ग्राफ है। सॉलिड सॉल्वेंट मतलब जब आप लोग बोल रहे हो जिस चीज़ के बारे में जिसका हम लोग वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फॉर्म कंसिडर कर रहे हैं, तो ये इसका ग्राफ है, ठीक है। एज यू कैन सी द टेम्परेचर इंक्रीजिंग, सॉलिड का भी वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। देन दिस अनदर ग्राफ, दैट्स अ ग्राफ ऑफ अ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द इन द लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो वो भी ऑब्वियसली विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर वो भी वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है इन द लिक्विड फॉर्म। बट दिस टू आर वन, ए एंड बी एंड सी एंड डी आर फॉर द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अभी ये जो बीच में घुसा हुआ है, दैट्स ई एफ, दैट रिप्रेजेंट्स अ वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर दैट सब्सटेंस, जब वो सोल्यूशन में बनाओगे, आप उसको कन्वर्ट करोगे, सोल्यूशन बनाओगे उसका, ठीक है। तो ये वो वाला वेपर प्रेशर, तो इसको अभी फिलहाल ध्यान मत देना। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट, ठीक है। किसको पहले समझते हैं, तो 2 सेकंड दे दो यहाँ पे मुझे, जरा थोड़ा सा ये क्लटर क्लीन कर लेते हैं। यस, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज, सिर्फ पहले ए बी एंड सी डी वाला ग्राफ पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दिस पॉइंट एट विच दे आर गोइंग टू मीट, यहाँ पे क्या होगा, तो सॉलिड वाले का वेपर प्रेशर एंड द लिक्विड वाले का वेपर प्रेशर विल बी सेम व्हेन दे आर गोइंग टू कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, वो ग्राफ वाले पॉइंट्स। तो ये टेम्परेचर, ये पॉइंट पे इन दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। हमने ये नहीं बोला कि वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में बोला था वो, बिकॉज क्योंकि वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर क्या था, अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, दैट्स वाई 1 एटमॉस्फेयर वाज अवर वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू नहीं है, यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर कुछ भी रहने दो, सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर जब इक्वल आएगा फॉर सम दैट एक्स वैल्यू, उस पॉइंट पे, जब उस टेम्परेचर पे जब ये दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल होगा, दैट इज द टेम्परेचर एट विच दे आर गोइंग टू फ्रीज। सो दिस इज द वेपर प्रेशर, नॉट वेपर प्रेशर, टेम्परेचर, freezing point temperature or the freezing point temperature or temperature at which your pure solvent is going to freeze, ठीक है, for a pure solvent. So इसलिए TF0, ठीक है। So that's a temperature freezing point for a pure solvent, ठीक है। Now on the same lines, now if you think of this, ठीक है, अभी जब ये solvent में जब वहां पे टच होगा, तब हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉरी, जब हम लोग बोल रहे हैं कि solvent में वो वहां पे टच होगा, तब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे what I'm getting is a फ्रीजिंग पॉइंट, बराबर, ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। तो अभी सिमिलरली ये सॉल्यूशन का ग्राफ यहाँ पे ई पॉइंट पे टच हो रहा है, किसको, रे बाबा, अपने सॉलिड को। तो ये पॉइंट पे क्या होगा, तो प्योर सॉल्वेंट जो है उसका सॉलिड एंड द सॉल्यूशन, ये दोनों क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे या तो इक्वल रहेंगे। दैट इज द टेम्परेचर विल बी व्हाट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। तो वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आई विल रिप्रेजेंट एज अ TF, ठीक है। सो TF0 रिप्रेजेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TF इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। अभी यहाँ पे देख लो स्केल पे, अगर मैं 0 से जा रहा हूँ, अगर एज्यूम करना है दिस इज अ 5, ये 5 का वैल्यू है, 10 का वैल्यू, दिस इज गोइंग टू बी 15, ठीक है, एंड दिस इज गोना बी 20, ठीक है। आई एम गिविंग जस्ट रफ नंबर्स। सो ऑब्वियसली योर प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन द what freezing point of your solution, and that's why when you're going to do the subtraction, obviously higher minus lower, so the difference क्या रहेगा, difference in freezing point of a pure solvent minus freezing point of a solution। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है इसे हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कितने से डिक्रीज हुआ, कितने से डिप्रेस हुआ, दैट इज व्हाट वी वांटेड टू अंडरस्टैंड। तो लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, लार्जर वैल्यू क्या है, योर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर कंपोनेंट एंड स्मॉलर वैल्यू इज योर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अभी ये जो डेल्टा TF होता है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन वेपर प्रेशर, ठीक है। सो ये चेंज इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, P0 माइनस P, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ आपके इवन बुक में भी दिया हुआ नहीं, दैट्स जस्ट एड ऑन इन्फॉर्मेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, यू गॉट टू अंडरस्टैंड, इट हैज़ बीन प्रूव्ड by purely a thermodynamic consideration confirm experimental that for the dilute solution, अपना जो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा TF, ठीक है, इसका वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। ये सेम फंडा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोगों ने बोला था द चेंज इन एलिवेशन और द चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट और द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, ठीक है। ये M इज फॉर मोलालिटी, भाई लोग क्या याद रखो, ये मोलारिटी नहीं है,
ये रिटी रिटी रिटा का रिटी नहीं है, ये लिटी है, लिटी, लतिका का लिटी, लिटी समथिंग लाइक दैट। ओके, सो मोलालिटी है, रिटी नहीं है, लिटी, ल ल ल, ठीक है। सो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। अभी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन मुझे निकालना है, तो मैं क्या करेगा यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देगा। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। सेम एक्सप्रेशन है, देखो वहाँ पे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम था, यहाँ पे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो एक्सप्रेशन याद रखना बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे चीज़ें बदलेंगी, वहाँ पे के बी वॉज कॉल्ड वॉट, याद है उसको यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते थे, या तो फिर मोलाल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते थे। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं मोलाल एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो फ्रीजिंग के रिलेटेड क्रायोजेनिक, ठीक है, कभी वर्ड सुना है क्या, दैट मीन समथिंग रिलेटेड टू द फ्रीजिंग, ठीक है, क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिसिटी, ओके। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो रिलेटेड टू फ्रीजिंग रहेंगे, दैट आर कॉल्ड क्रायोजेनिक। सो क्रायोस्कोपिक मीन्स समथिंग रिलेटेड टू द फ्रीजिंग, ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू अ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। किसको रे बाबा, केएफ को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको अभी और चीज़ डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट सबसे आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ पे, कि जब हम लोग बोल रहे डेल्टा टी फिजिकल टू के एफ इंटू एम, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, अगर आपको कांस्टेंट डिफाइन करना है तो के एफ इंटू एम है। अगर मैंने 1 मोलाल सोल्यूशन लिया तो m विल बी इक्वल टू 1, सो देयरफॉर डेल्टा टी एफ क्या बन जाएगा, डेल्टा टी एफ दैट इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी एक्जैक्टली इक्वल टू योर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सो ये दोनों इक्वल कब बनेंगे, व्हेन यू आर डूइंग द स्टडी फॉर अ 1 मोलाल सॉल्यूशन। सो आई कैन डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट एज इट्स अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर अ 1 मोलाल सॉल्यूशन। तो तोफ नहीं है, इसलिए मैंने अलग से इसका डेफिनेशन कभी देता नहीं हूँ मैं, ठीक है। ओके, सो डेल्टा टी एफ अगर उसको मैं रीअरेंज करेगा तो डेल्टा टी एफ बाय एम इज इक्वल टू के एफ, ठीक है। सो डेल्टा टी एफ इज वॉट, चेंज इन टेम्परेचर, सो आइदर दैट कैन बी इन केल्विन और इट कैन बी इन डिग्री सेल्सियस, सो डिपेंड्स कि जो वैल्यू आपको दिया रहेगा। सो एज्यूम कर लेते हैं केल्विन में, सो केल्विन मोलालिटी का यूनिट रहता है मोलाल, तो उसका यूनिट केल्विन बाय मोलाल विच इज अ के एफ इक्वल टू के एफ। तो ये यूनिट हुआ कॉन्स्टेंट का। ओके, नाउ मोलाल मतलब क्या रे बाबा, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये मोलाल इज इक्वल टू, याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, याद रखो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ व्हाट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तुम्हारे सॉल्वेंट का वेट इन केजी रे बाबा, ये याद रखो, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक्सप्लेनेशन दिया था, अगर सपोज W1 इज अ वेट फॉर अ सॉल्वेंट, ठीक है, गिवन वेट फॉर अ सॉल्वेंट, m1 इज इट्स मॉलिक्यूलर वेट, जो लगने वाला नहीं है इस फॉर्मूला में, बट जस्ट रिमेंबर इट फॉर अ सॉल्वेंट अगेन, ठीक है, दिस टू स्टफ्स आर फॉर सॉल्वेंट, ओके, एंड W2 is a given weight for the solute, ठीक है, एंड M2 is the molecular weight of the solute, so these two stuffs are for the solute। अगर मैं यहाँ पे मोलालिटी को डिफाइन करूंगा तो मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या रहेगा अरे बाबा, वेट डिवाइडेड बाय इट्स गिवन मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो सोल्यूट के लिए क्या डिफाइन करें, W2 और मॉलिक्यूलर वेट M2, सो दिस मोलालिटी विल बी इक्वल टू W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय व्हाट, वेट ऑफ अ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये देखो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सो दिस इज डिवाइडेड बाय W1। ओके, ये फॉर्मूला आगे है, बट ये मैंने क्यों बताया, बिकॉज W2 एंड अपना ये क्या रहेगा, W2 या W2 एंड बाय M2 इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स, जिसका यूनिट रहेगा मोल, ठीक है, एंड ये जो यूनिट रहेगा दैट विल बी इन केजी। सो व्हेन यू से 1 मोलाल, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, व्हेन यू से 1 मोलाल, यू आर सेइंग 1 mole of a substance dissolved in 1 kg of a solvent, so 1 molar is nothing but mole per kg। तो यहाँ पे अगर मैं मोलाल के लिए वो सब्स्टिट्यूट करूंगा, सो दैट बिकम्स मोल, ये क्या बनेगा, के एफ इज इक्वल टू क्या है रे बाबा अपना, के एफ इज इक्वल टू केल्विन अपॉन मोलाल है, केल्विन अपॉन मोलाल है, मोलाल इज व्हाट, मोल पर केजी, राइट। सो केल्विन अपॉन मोलाल है, तो वो क्या बन जाएगा, केल्विन, ठीक है, मोलाल इज व्हाट, मोल पर केजी, तो ये केजी जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, सो दैट विल बिकम केजी केल्विन, केजी इंटू केल्विन अपॉन मोलर। तो ये यूनिट के साथ खेलना सीखो आप, ठीक है। सो केल्विन केजी इंटू मोलर, दैट्स यूनिट ऑफ केफ, आइदर यू से केल्विन पर मोल और यू से केल्विन केजी पर मोल, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट है, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बोला था, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है कि जो मैंने आई एम सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, कि यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट वाले कंसेप्ट में ये 1000 वाला मैंने चीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, ठीक है, बिकॉज मैंने वहाँ पे लिखा भी नहीं था, ज़रूरत वैसे भी नहीं है, बिकॉज कि प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम आपको वेट जो है वो ग्राम में आया या किलोग्राम में आया, इट डिपेंड ऑन दैट, ये 1000 का वैल्यू रहता है, ठीक है।
बट आपके बुक में वो डायरेक्टली सब पूरा इक्वेशन में घुसा दिया, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट इक्वेशन में आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, वो गलत नहीं है, बट दैट इज ऑब्वियसली नीड टू अंडरस्टैंड कि वेट ग्राम में है या केजी में है, ये दोनों वैल्यूज जो रहेंगी W1 एंड W2 का, दैट शुड बी इन द सेम यूनिट। सो डजेंट मैटर फिर वहाँ पे 1000 डालो या मत डालो, जरूरत है तो डालो, अदरवाइज मत डालो। ये 1000 आया कहाँ से, जादुई नंबर, वो देखते हैं अभी। सो m इज इक्वल टू, जैसे मैंने आपको बोला, इट्स W2 अपॉन M2 इंटू W1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सो सपोज आई एम राइटिंग सोल्यूट एज एट 2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ अ सॉल्वेंट इन केजी। सो N2 क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या है, अभी देखा था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट। सो दिस इज इक्वल नथिंग बट W2 अपॉन M2 अपॉन W1, ठीक है। सो ये M2 जो है वो नीचे चला जाएगा, सो यू विल गेट W2 अपॉन M2 इंटू W1, ये बनेगा आपका, ठीक है। दैट इज दिस एक्सप्रेशन। अब ये 1000 आया कहाँ से, तो ये जो W1 एंड W2, अभी W2 के लिए फर्क नहीं पड़ता बिकॉज W2 एंड M2 ये दोनों रेशियो है, तो अगर ये ग्राम में और ये ग्राम में तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो आपको आएगा वो नंबर ऑफ मोल्स है, W2 अपन जो M2 है, ठीक है, तो उसका यूनिट है मोल, ठीक है, उसको साइड में रखो। ये W1 अगर आपको ग्राम में दिया हुआ है तो आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो 1 kg मतलब कितना ग्राम रहे, 1000 ग्राम, ठीक है। तो उल्टा कैलकुलेशन करो तो 1000 ग्राम मतलब सॉरी 1 ग्राम मतलब कितना केजी, इट इज गोइंग टू बी 1 अपॉन 1000 केजी। तो ये जो 1000 आया है जादुई नंबर, ये 1000 आया आपका ग्राम केजी में कन्वर्जन के लिए। सो W1 का यूनिट अगर आपको ग्राम में दिया हुआ है तो उसको डिवाइड बाय 1000 करो, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, अगर सपोज W2 अपॉन M2 इंटू W1 अगर ग्राम में दिया हुआ है तो उसको 1000 से आप डिवाइड करोगे तो ये 1000 आपका ऊपर चला जाता है, दैट्स वाई यू गेट 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1, दिस इज दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये जादू वाला 1000 वाला नंबर वहां से आ रहा है, जो आपको यूग्लियोस्कोपिक कांस्टेंट के टाइम पे मैंने एक्सप्लेन किया था, दैट वाज फॉर द केजी, ठीक है। मैंने एज्यूम करके चला था मैं कि ये वेट केजी में रहेगा, ठीक है। तो यार फंडा सिंपल है, तो ये वेट सेम रखो तो जमेला ही नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो विल गेट द आंसर इन व्हाट इज दैट, केजी पर मोल, और अगर नहीं करोगे तो ग्राम पर मोल में मिलेगा, बट ऑब्वियसली 1000 से मल्टीप्लाई करो बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस एक्सप्रेशन में देखो यहाँ पे केजी में ये वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है, दिस वी हैव रिटन इन द केजी, तो उसको कन्वर्ट करके ही चलो, तो इट्स बेटर टू डू दैट कन्वर्जन, ठीक है। सो यहाँ पे अगर डायरेक्टली केजी में दिया हुआ है सपोज प्रॉब्लम में, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं दिया देन यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 1000। सो डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम, मैं डेल्टा टी एफ इजिकल टू यहाँ पे वैल्यू लिखेगा, एम का वैल्यू सब्सिट्यूट करेगा 1000 इंटू के एफ इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। So therefore, if I rearrange it for molecular weight M2, molecular weight of what, solute. So by doing this study of a cryogenicity, I can also find out the molecular weight of the solute. तो इसके लिए अगर rearrange करेगा तो ये M2 यहाँ पे चला जाएगा, ये डेल्टा टी एफ यहाँ पे आ जाएगा। So M2 is equal to 1000 into Kf into W2 upon delta Tf into W1. So by using this study depression in freezing point, you can also try to find out the molecular weight of the unknown solute. तो आपको अगर solute आपके पास है लेकिन आपको पता नहीं वो solute क्या है, उसका molecular weight क्या है, by doing this cryogenicity वाला study you can understand कि इसका molecular weight क्या है. So obviously analysis के लिए आपको फायदे में रहेगा ये. It's the same graph. Okay. ओके सो अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो बिंदास कमेंट बॉक्स में डाल दो, अगर नहीं रहेगा तो यू आर अ स्मार्ट गाइज, आपको डाउट नहीं है, सो दैट्स अ गुड थिंग। बट अगर कुछ छोटा मोटा डाउट रहेगा तो डायरेक्टली अपना क्या कर देना, वीडियो पीछे जाके वापस देख लो, अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी, मैं मिस ना करूँ इसलिए जानबूझ के मैंने डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ है, आपको इतना पढ़ना नहीं है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस कि एट द फ्रीजिंग, अभी सवाल पैदा ये होता है कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट में ये फंडा होता क्यों है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट, ठीक है। सो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्यों है। सो एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर लिक्विड द अट्रैक्टिव फोर्सेज अमंग द मॉलिक्यूल्स आर लार्ज इनफ टू कॉज द चेंज ऑफ फेज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। फंडा देख भाई क्या है, वॉट यू आर डूइंग इज बेसिकली यू आर कन्वर्टिंग समथिंग फ्रॉम द लिक्विड फॉर्म टू द समथिंग इन द सॉलिड फॉर्म, ठीक है। अभी लिक्विड एंड सॉलिड में बेसिक डिफरेंस जो बचपन से हम लोगों ने देखा है वो क्या होता है कि लिक्विड में पार्टिकल्स आर स्लाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर, इन द केस ऑफ सॉलिड द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली अटैच्ड टू ईच अदर एंड बिकॉज ऑफ दैट द फेज ट्रांजिशन हैपन्स। सो व्हेन अ लिक्विड टू सॉलिड जब भी फेज ट्रांजिशन होता है बेसिकली उसमें होता क्या है, उसमें पार्टिकल्स लिक्विड में अगर डिस्पर्स रहेंगे, दूर रहेंगे, तो वो सॉलिड में ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। दैट्स अ बेसिक थिंग व्हाट हैपन्स व्हेन यू हैव अ फेज चेंज फ्रॉम अ लिक्विड टू सॉलिड। ये बचपन से हम लोगों ने सुना था, विच इज़ अ वैलिड पॉइंट टिल नाउ, ठीक है।
अभी इसमें फंडा क्या होता है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्योर सॉल्वेंट के टाइम में ये लिक्विड है ना, इसमें ये देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो इसको तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता इन दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लाने के लिए। तो जैसे ही लोअर टेम्परेचर करते जाओगे वैसे लोअर करते करते क्या होगा, एक TF0 पे सपोज इमेजिन करते 15 डिग्री सेल्सियस, वी आर टॉकिंग अबाउट डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के एकदम नज़दीक आ जाएंगे एंड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट द मोमेंट व्हाट हैपेंस इज, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू, व्हाट हैपेंस इज सपोज अगर मैंने कोई नॉन वोलेसाइल सॉल्यूट घुसा दिया बीच में, अभी प्रॉब्लम क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस सॉल्यूट विल एक्ट एज ए इम्प्योरिटी, ठीक है। अब ये बीच में एक हिंड्रेंस ब्लॉक बना देगा, ठीक है। अब ये अट्रैक्शन जो है दोनों पार्टिकल्स के बीच में वो कम हो जाएगा, बिकॉज यू आर हैविंग सम फॉरेन पार्टिकल्स हु इज गोइंग टू ब्रेक दिस काइंड ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करेगा किसका, सॉल्वेंट का। तो अभी इसको ज़्यादा मेहनत लगेगा सो दैट कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक आ सके। तो जहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस कम एनर्जी कर 15 डिग्री सेल्सियस पे जब ये एक दूसरे के साथ नज़दीक सॉलिड बन रहे थे, अभी वो 15 पे नहीं बनेंगे, उनको थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा एंड दे विल अचीव दैट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कि अगेन दे विल कैन गेट कन्वर्टेड टू द सॉलिड फॉर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड दैट्स वाई योर फ्रीजिंग पॉइंट गोज लोअर, ठीक है, एज कम्पेयर टू योर सोल्यूशन। और यही चीज़ इस सेकेंड लाइन में बोली हुई है। ये सेकेंड लाइन एक बार पढ़ लो, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर्ड बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कॉज ऑफ द फेज चेंज। So you want a phase change to happen, you want a freezing to happen, so that's why this stuff happens. सिंपल है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। जब प्योर सॉल्वेंट है तो दो पार्टिकल के बीच का डिफरेंस तुम्हें कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें सिर्फ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका टेम्परेचर लोअर कर दो, एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, चिपक के खड़े हो जाएंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट द मोमेंट यू हैव समथिंग लाइक कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाल दिया, तो यहाँ पे एक इम्प्योरिटी आपके बीच में खड़ी है, इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो हिंड्रेंस पैदा कर रही है। सो यू हैव टू फर्दर लोअर द टेम्परेचर सो दैट ये इम्प्योरिटी भी साइड में हो जाएगा और फिर these two particles can come close to each other and they can get converted into the solid form, ठीक है। ये फंडा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सो प्योर सॉल्वेंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहता है, इन द सॉल्यूशन दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लोअर एंड दैट्स व्हाई योर फ्रीजिंग पॉइंट फर्दर लोअर्स, ठीक है। और लोअर करना पड़ता है तुम्हें सो दैट यू कैन अचीव द फेज चेंज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, you can achieve the phase change that is desired, okay। Now the next part is the end of our class. So online classes we already started, जैसे मैंने आपको बोला 11th 12th IIT JEE NEET and CET physics chemistry maths and biology, these are the subjects we are going to cover. For details you can call on this number or put a WhatsApp message on this number 9967025450. highlights of the batch is going to be online lectures, so आपको कहीं जाना नहीं है, आना नहीं है, it will be at your pace, your convenience, we are going to teach you। बैच साइज विल बी ऑफ 10 स्टूडेंट्स, सो 10 के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा बच्चे नहीं रहने वाले, सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, डाउट भी पूछ सकते हो इजीली, लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज। सो सब फाड़ू लोग आपको सिखाने वाले हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी बच्चा आके पढ़ा रहा है आपको। फिजिबिलिटी टू जॉइन फॉर अ स्पेसिफिक टॉपिक, सो वी ऑल्सो हैव दिस टू ऑप्शंस कि जो आई डाउट कि कोई देता होगा, दैट्स यू कैन जॉइन अस फॉर दिस टू स्पेसिफिक थिंग्स, कि डाउट सॉल्विंग के लिए भी आप लेक्चर के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हो फॉर 1 or 2 लेक्चर्स वॉट एवर इट मे बी, कि जितना आपको लगेगा। एंड यू फॉर स्पेसिफिक टॉपिक है, सपोज अगर केमिस्ट्री में 12 टॉपिक है तो 12 में से या 16 टॉपिक है वॉट एवर इट मे बी, आप बोल रहे हो कि मुझे सिर्फ ये फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ चैप्टर के लिए आपके पास आना है, देन ऑब्वियसली योर फीस विल बी मच मोर लेसर दैन एज कम्पेयर टू द अदर थिंग। तो अगर आपको किसी फॉर एग्जाम्पल हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरीन्स, ये मैं कभी भी बिलीव करता हूँ दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर एज फार एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंसर्न, बिकॉज बहुत ही 12th स्टैंडर्ड के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस चैप्टर से ही आते हैं एंड देन द योर जर्नी फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकम्स वेरी इजी। सो अगर ऐसे कुछ चैप्टर्स है जो आपको स्पेसिफिकली पढ़ने हैं अपार्ट फ्रॉम योर क्लासेस और द कॉलेज, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर एंड गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट एंड अफोर्डेबल कोर्स फी स्ट्रक्चर, ठीक है। हमारे 11th स्टैंडर्ड का बैच इज ऑलरेडी स्टार्टेड, वी आर ऑलरेडी कंप्लीटिंग द सेकंड चैप्टर नाउ। तो अगर जो कोई बंदा है फॉर यू विल अगेन टेक द सेम चैप्टर्स अगेन, बट उसके बाद का जो जर्नी है हमें जल्दी से अपना स्पीड बढ़ाना है, दैट्स व्हाई इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड प्लीज message on this number, ठीक है। and I can give you a surety you are not going to regret your decision, ठीक है। so you are going to because you are going to learn from the best, और घर पे बैठ के पढ़ना है यार, कहीं आना नहीं कहीं जाना नहीं, ठीक है। एंड कोर्स फी स्ट्रक्चर इज वेरी अफोर्डेबल, थैंक्स यू गाइज। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव आवर ओन वेबसाइट दैट्स www.kemshastra.com, तो जाके आपके वेबसाइट चेक करो, वेबसाइट पे कुछ ब्लॉग रहेंगे, वीडियोस के लिंक रहेंगे, आप यूज देख सकते हो। इवन देयर आर फ्यू ब्लॉग्स विच आर देयर, ठीक है, नोट्स एंड ब्लॉग्स। you can follow us on Facebook www.kemshastra facebook.com/kemshastra, दिस इज आवर ग्रुप वेयर यू कैन फॉलो, जहाँ पे आप कुछ डाउट डाल सकते हो, जहाँ पे हम लोग डाउट डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हैं। वी ऑब्वियसली ऑन यूट्यूब, तो यूट्यूब पे www.youtube.com/kemshastra, दिस इज अवर चैनल URL।
प्लीज़ यार लाइक कर देना, आपके लाइक जितने बढ़ेंगे उतने वीडियो का कंटेंट बढ़ेगा, जितना शेयर करोगे उतना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो योर लाइक इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्फिडेंस, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस अपना भाई तुम्हारे लाइक के ऊपर डिपेंडेंट है, तो लाइक बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, वीडियो बनाओ, तो कंटेंट उतना ज़्यादा मिलेगा, उतना आई विल ट्राई टू take out time from my schedule so that I can give you the more and more videos, more and more content. We are also present on the Instagram, so www.instagram.com/gamesastra, जहाँ पे कुछ केमिस्ट्री के फन फैक्ट्स वगैरह मैं डालते रहता हूँ, कुछ व्हाट इज इट कॉल्ड कोट्स डालते रहता हूँ टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स इन अ जनरल, इन अ लाइफ एंड इन जनरल इन स्टडी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, ठीक है। जैसे कि लॉकडाउन का टाइम स्टिल गोइंग ऑन और सम लॉक चीज़ें बदल रही है अभी धीरे धीरे, बट आई होप यू ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। आपका एग्जाम प्रिपरेशन गोइंग गुड। आई डू अंडरस्टैंड नाउ इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर यू, मे बी कि आप आपके फ्रेंड्स को नहीं मिल सकते, ये नहीं मिल सकते, वो नहीं मिल सकते, बट इफ़ यू आर इन 11th स्टैंडर्ड मेक श्योर कि यू आर गोइंग टू मेक अ बेस्ट यूज आउट ऑफ योर टाइम। एंड इफ यू इन 12th स्टैंडर्ड ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू फेस योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो मत सोचो वो होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा, दैट इज नन ऑफ योर कंसर्न। रिमेंबर ओनली वन थिंग इन योर लाइफ, ठीक है, डजंट मैटर वेदर इट्स योर पर्सनल लाइफ और अ प्रोफेशनल लाइफ, there are two kinds of things you're always going to have. One is a thing that you can control and there are going to be things that you can't control, ठीक है। ये philosophy नहीं है, this is a reality, ठीक है। now जेई होगा नहीं होगा, नीट होगा नहीं होगा, सीईटी होगा नहीं होगा, वॉट एवर इट मे बी, ठीक है, जो भी है भाई ब्लंट जो भी चल रहा है अभी न्यूज़ में आ रहा है, ये हो रहा है, वो तेरे हाथ में है नहीं है, ठीक है। सो यू डोंट वरी अबाउट इट, वॉट इज़ इन योर हैंड कि डूइंग द स्टडी। अगर कल जाके बोला कि कल एग्जाम है, तो तेरे पास तूने पढ़ाई किया है क्या, तो यू स्टडी। तो ऐसा मत सोच यार आज मैं पढ़ेगा तो कल तो काम आने वाले हैं, तो आज क्यों पढ़ूँ भाई, हर चीज़ ज़िंदगी में काम आती है, ठीक है। तो ऐसा मत सोच कि ये काम नहीं आने वाला। सो वॉट एवर यू हैव टाइम, सो स्टडी इट फॉर योर सेल्फ, नॉलेज गेन करने के लिए एंड नॉट जस्ट फॉर टेकिंग द एडमिशन, ठीक है। और फिर तुम्हें उससे कुछ लेना देना है, कीप अ ट्रैक ऑफ इट कि एग्जाम होने वाला नहीं होने वाला, कब होने वाला, क्या होने वाला है, बट डोंट गेट लाइक बर्डन कि उसमें 4-4 घंटा 2-2 4-4 घंटे एक दूसरे को फ़ोन करके उसमें बर्बाद मत करो, आई वॉट गवर्नमेंट इज डूइंग, और जिंदगी कुछ पड़ी नहीं, दैट्स नन ऑफ योर कंसर्न। अगर कल बोला एग्जाम है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, यू जस्ट हैव टू गो एंड गिव द एग्जाम, ठीक है। और कल बोला नहीं है तो मत दो एग्जाम, पढ़ाई तो अपना हो चुका है, पढ़ाई हुआ है तो कहीं ना कहीं तो आगे जाके काम ही आने वाला है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जितना ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।